Welcome back students to my channel Preview Classes. Today we are going to discuss the second part of the chapter under which we are going to discuss about the combination. लेकिन ये चैप्टर चालू करने से पहले अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो परमुटेशन नहीं देखा है तो दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें, उसे देख के आए। चलिए हम लोग चालू करते हैं कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने जो डिफिनेशन परमुटेशन पढ़ा था सेम थ्योरी लगाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें 1 2 3, जो वहाँ पर हम लोग डिस्कस किया था कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से 3 डिजिट को चुनना है और 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट अकाउंटेबल होता है, यानी 1 2 3 लिखेंगे तो 123 बनेगा, 1 3 2 लिखेंगे 132 बनेगा, इसलिए यह क्वेश्चन सिलेक्शन का नहीं होगा, अरेंजमेंट का होगा। ठीक उसी के उलट अगर हम लोग एक क्वेश्चन लें जहाँ पर हम लोग ए बी सी 3 मेंबर लें और एक कमिटी फॉर्म करना चाहें, तो अगर परमुटेशन का नियम लगाएंगे ए बी सी में तो हम लोग को 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, 6 पॉसिबिलिटी आ जाएगा। ये परमुटेशन के अनुसार हुआ, लेकिन चूंकि कमिटी में 3 मेंबर किसी भी ऑर्डर में आएगा वो सेम मेंबर होगा और कमिटी एक ही फॉर्म होगा, यानी ये 6 पॉसिबिलिटी नहीं रह करके सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। आप खुद ही सोचिए, अगर राम मोहन और सोहन है, आप उसको लेकर करते तो किसी को पहले बुलाइए किसी को बाद में बुलाइए, कमेटी में वही 3 मेंबर रहेंगे और कमेटी एक ही फॉर्म होगा, यानी यहाँ पर अरेंजमेंट अकाउंटेबल नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ सिर्फ सिलेक्शन अकाउंटेबल होता है वो कॉम्बिनेशन का होता है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। अगर बोर्ड पर डिफिनेशन देखें तो इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन वन और सम और ऑल एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द गिवन नंबर ऑफ पर्सनस आर राम मोहन और अमित, तो उसका पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, यानी ऑर्डर ऑफ थिंग्स नॉट अकाउंटेबल होता है। अब बारी आता है कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स है और उसमें से r चीज़ों का सिलेक्शन करना है। तो परमुटेशन में जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया था सेम वही पैटर्न रहेगा, सिर्फ वहाँ p रहता था और यहाँ c रहेगा। क्या कहने का मतलब है, अगर हम लोग n डिफरेंट थिंग्स में से r चीज़ों का चुनाव करना चाहते हैं, यानी सेलेक्ट करना चाहते हो, तो NCR होगा। उसी को हम लोग NCR भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मोस्ट फेवरेबल हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारे पॉसिबिलिटी है। अब फिर बात आता है कि इसका फॉर्मूलाज क्या होगा। वहाँ जो हम लोगों ने टेक्निक अप्लाई किया था सेम टेक्निक हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। चलिए बोर्ड पर देख लेते हैं। बोर्ड पर हम लोग देखें तो 3 चीज़ों का सिलेक्शन का तरीका एक है, लेकिन अरेंजमेंट का तरीका 6 है। 6 मतलब फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 बराबर 3 × 2 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को इतना दिमाग लगाना है कि n डिफरेंट थिंग्स में से r चीज़ों को चुनेंगे तो बहुत सारा तरीका होगा चुनने का, लेकिन हर एक तरीका के लिए जो उसका अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल होगा। जैसे 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ों को चुने एक सिलेक्शन, तो उसका फैक्टोरियल 3 वेज हुआ। सेम पैटर्न को अगर अप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि अगर परमुटेशन के बारे में बात करें तो ये फैक्टोरियल r इंटू NCR होगा। ध्यान समझना है इस चीज़ को। देखिए फिर से लिखते हैं इसी चीज़ को। अगर 3 में से 3 चीज़ों का सिलेक्शन करना है तो क्या ये 3 चीज़ों में से सिलेक्शन का केस होगा। इस एग्जाम्पल्स को अच्छे समझिए, तभी ये प्रूवड समझ में आएगा। 3 चीज़ों में से 3 चीज़ों का सिलेक्शन हमने किया, वो सिर्फ एक बार आया, एक तरीका आया। और अगर 3 चीज़ों में से 3 का अरेंजमेंट किया तो वो 6 तरीका है। तो दोनों तरफ कब बराबर होगा, ऑब्वियस है, इधर 6 है तो इधर 6 × 1 तब बराबर होगा 6। इसी लॉजिक को हम लोगों ने अप्लाई किया है कि अगर n में से r चीज़ों का चुनाव किया जाए तो वह r टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद वो परमुटेशन के बराबर होगा। और परमुटेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है फैक्टोरियल n माइनस r, और इस r को इधर ले आए तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r बराबर NCR। इस ढंग से ये रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर से ये भी होता है कि किसी दिए हुए डिजिट में से अगर सेम डिजिट का कॉम्बिनेशन करना है या परमुटेशन करना है तो परमुटेशन हमेशा फैक्टोरियल r टाइम्स बड़ा होगा सिलेक्शन से।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वापस आप वीडियो पॉज करें, बैक जाओ, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बोर्ड पर देख लेते हैं। इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप 1 लिखा गया है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम रिप्रेजेंटेड बाय एनसीआर, और उसके बाद एनसीआर का फॉर्मूला दिया गया। प्रूफ में फिर वही चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, तो आप वीडियो पॉज कर करके उसको पढ़ सकते हैं और बेटर क्लियरिफिकेशन में मिल जाएगा। अब बात आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो बोर्ड पर देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी, चलिए 1 बाय 1 उसको प्रूव करते हैं। पहला प्रॉपर्टी NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर। तो हम लोग यहाँ पर NCR लेते हैं, उसको नियम से एक्सपेंड करते हैं। नियम है जो ऊपर रहेगा उसका फैक्टोरियल, जो नीचे रहेगा उसका फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस आर। दूसरा है NC n माइनस आर, तो जो ऊपर का रहेगा उसका फैक्टोरियल, जो नीचे रहेगा उसका फैक्टोरियल, और फिर जो है इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस आर। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये जब सॉल्व होगा तो ये r होगा। देखिए ये वही रिजल्ट है जो कि पहला, इस ढंग से पहला प्रूफ हो जाता है कि NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर। जब भी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आप ध्यान रखिएगा जो यहाँ है उसी के बदले में इन दोनों का डिफरेंस होगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि NCX बराबर NCY हो तो यहाँ पर हम लोग लॉजिकली बता सकते हैं कि अगर इक्वालिटी होल्ड करना है और सपोज कीजिए 7 चीज़ में से 2 चीज़ों को चुनना है तो उसका कुछ और आएगा, और 7 में से 3 चीज़ों को चुनना है तो उसका कुछ और रिजल्ट आएगा। तो दोनों तरफ का रिजल्ट तभी बराबर होगा जब x बराबर y होगा। इस ढंग से क्या हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग से ही x बराबर y हो गया। अब आता है कि NCX को यहाँ y के जगह पर NCN माइनस वाई लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी बताया था मैंने, अगर NCR हो तो R के जगह पर N माइनस आर लिख सकते हैं। तो ठीक यहाँ y के जगह पर N माइनस वाई लिख सकते हैं। अब इक्वालिटी के नियम से चूंकि दोनों बराबर है तो ये वाला पार्ट बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज x बराबर n माइनस वाई, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर n। यानी अगर कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 पार्ट बराबर होता है तो जो टेकन r एट ए टाइम है वो बराबर होगा या उन दोनों का सम इस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होगा। थर्ड आता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR आता है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। अगर NCR और NCR माइनस 1 तो रूल के अनुसार ये हो जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस आर और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि n माइनस इसमें ये बड़ा है और n माइनस और n माइनस आर प्लस 1 में ये बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल n इस r से बाहर निकाल लेंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल थ्योरम आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पर से इसको निकाल ले बाहर तो n माइनस आर प्लस 1 और जो बच जाएगा n माइनस आर होगा। अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो ऑब्वियस है एलसीएम हो जाएगा r n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर। इनसे डिवाइड करेंगे तो r कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल सिर्फ ये बचेगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब इससे डिवाइड होगा तो सिर्फ r बचेगा, तो r और फैक्टोरियल। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n और प्लस r फैक्टोरियल n, और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो इसको इसके साथ वापस लगा दीजिए तो फैक्टोरियल r बन जाएगा, और इसको इसके साथ लगा दीजिए तो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर में देख रहे हैं कि r फैक्टोरियल कट जाएगा और ये n प्लस 1 इसके अंदर चला जाएगा तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रूल के अनुसार, ये हो जाएगा n प्लस 1 सी आर में। तो यहाँ पर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रिजल्ट तो प्रूफ हो गया, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करना हो तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसको कैसे याद करेंगे, जब दोनों ऊपर वाला बराबर हो और इन दोनों में एक का डिफरेंस हो, ये नहीं कि आर आर माइनस 1 है, हो सकता है कि आर आर प्लस 1 भी हो, कोई इशू नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। बस आपको यूज कैसे करना है कि अगर
सिलेक्शन आर डिफरेंट थिंग्स का हो एन डिफरेंट थिंग्स में से, और यहाँ पर इससे एक बड़ा हो या एक छोटा हो, यानी इन दोनों में एक का अंतर होना चाहिए। यानी किसी 7 चीज़ में से अगर 3 का चुनाव हो रहा हो, दूसरे में 7 में से 4 का चुनाव हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस ढंग में एडिशन में क्या होगा, ये ऊपर बड़ा 1 से बढ़ जाएगा, देखिए, और इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आएगा। कहने का सेंस है, अगर इसी थ्योरी का इस्तेमाल करें हम लोग कि NCR और NCR+1 करें, तो इस थ्योरी के अनुसार n 1 से बढ़ जाएगा और इन दोनों में जो बड़ा होगा वो होगा। तो आप इस थ्योरी का इस्तेमाल बहुत वाइजली कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो उसमें है RNCR = n-1 CR-1। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। LHS पार्ट में RNCR है, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं उसको। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, और जो दूसरा रिजल्ट है वो है n-1 इतना, तो n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल r-1, और रिजल्ट हो जाएगा n-1 माइनस r-1। इसको इसके साथ लगा दीजिए, और यहाँ पर r-1, और ये जब सॉल्व होगा तो होगा n-1 r+1, 1 कट जाएगा, ऊपर में अंदर जाएगा तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल r-1, और ये n-r। देखिए सेम यही रिजल्ट को आपको यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर r है, इसमें से एक r निकाल लीजिए तो r-1 हो जाएगा, ये r कट जाए। देखिए ये चीज़ वही है जो यहाँ पर इस ढंग से ये भी थ्योरी प्रूव हो गया। थ्योरी को देखें, 5वें थ्योरी को, तो उसमें है NCR डिवाइड बाय r+1 = n+1 CR+1 डिवाइड बाय n+1। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। LHS पार्ट लेते हैं, NCR डिवाइडेड बाय r+1, इसको फिर सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r, और इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ जगह छोड़ देते हैं ताकि आसानी से प्रेडिक्ट हो जाए। अगर इसको फॉलो करेंगे तो r+1 n+1 माइनस r-1, और यहाँ पर n+1 हो जाएगा। ऊपर में से n+1 बाहर निकाल लीजिए तो फैक्टोरियल n बचेगा, और यहाँ पर r+1 तो है ही, और यहाँ 1 कट जाएगा तो n-r होगा, और यहाँ पर n+1 है, इसको काट दीजिए तो रिजल्ट ये बचा। अगर यहाँ पर रिजल्ट को देखिएगा तो फैक्टोरियल n, इस r+1 को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए तो r+1 हो जाएगा, n-r होगा। ये वही रिजल्ट है जो यहाँ बचा हुआ है, देख लीजिए इसको, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r+1 डिवाइडेड बाय n-r। इस ढंग से ये भी प्रूव हो गया। तो इन सारे थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग आसानी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अगर बोर्ड पर देखें तो सबसे पहला है, इन कोर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन p पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। इस क्वेश्चन में बोला है कि n डिफरेंट थिंग्स में से p चीज़ को हमेशा लिया जाता है, तो ऑब्वियसली है p का संख्या r से भी छोटा होगा और n से भी छोटा होगा। इसको समझते हैं, हम लोग को n डिफरेंट थिंग में से r चीज़ों को चुनना है, लेकिन p चीज़ एक जैसा है। अगर p चीज़ों का चुनाव हमेशा करना, सपोज के लिए p चीज़ों को चुन लिए, तो उसके बाद बचेगा कितना, n-p, और बचा हुआ कितना सेलेक्टेड और करना है, तो r-p, यानी बचे हुए चीज़ों का जो चुनाव होगा वो n-p चीज़ों से करना होगा, और टोटल चूँकि p चुन चुके हैं r में तो r-p का ही चुनाव होगा। लेकिन जो p चीज़ों को चुने हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो परमुटेशन में होता है वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है, कि सिलेक्शन में नहीं करता। तो r चीज़ों को जो चुना है तो वो सिर्फ एक ही तरीका होगा। इसका मतलब है अगर p चीज़ों को चुना और उसको हम लोग कोशिश करेंगे अरेंज करने का, तो p चीज़ों में से p चीज़ों का चुनाव सिर्फ एक तरीका होगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज़ क्लियर दैट p पार्टिकुलर थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ p पार्टिकुलर थिंग्स इन PCP वेज, यानी 1 वेज। क्लियरली आफ्टर सेलेक्टिंग p थिंग्स आउट ऑफ द n थिंग्स, number of things left equals to n-p and number of things left to be selected equals to r-p. Therefore, number of ways of selecting r-p things
आउट ऑफ रिमेनिंग n माइनस पी थिंग्स इक्वल्स टू n माइनस पी सी आर माइनस पी, यानी रिक्वायर्ड जो नंबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब रिजल्ट हो जाएगा n माइनस पी आर माइनस पी। यानी अब कभी भी अगर हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स में से r चीज़ों को चुनना है जिसमें p पार्टिकुलर थिंग्स का चुनाव एकदम नेसेसरी है, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो होगा n माइनस पी सी आर माइनस पी। अब दूसरा आता है कि अगर उस खास p चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करना, तो ऑब्वियस है, सिंपल, अगर नहीं सेलेक्ट करना तो उसको हटा देंगे। जब हटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा n माइनस पी, और चूंकि हम लोग को यहाँ पर अभी भी r चीज़ों का ही चुनाव करना है तो n माइनस पी सी आर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर बोर्ड पर देखें तो सिंपल लिखा हुआ है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग p पार्टिकुलर थिंग्स नंबर ऑफ रिमेनिंग डिफरेंट थिंग्स इक्वल्स टू n माइनस पी, दस द रिक्वायर्ड सिलेक्शन बी n माइनस पी सी आर। नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम। इसका मतलब है अभी जो हम लोग को फॉर्मूला डेवलप करना है कि n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ उनमें से आप एक चीज़ को चुने, दो चीज़ को चुने या उससे ज़्यादा चीज़ों को चुने, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से n डिफरेंट थिंग्स था और r चीज़ों को एक बार में ही सिलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री कर दिया, या तो आप एक चीज़ को चुने, या तो दो को, या तो तीन को, या मोर देन 3 को। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड पर लिखे हुए कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग 3 डिजिट ले 1 2 3 और उसमें से सिर्फ एक डिजिट को चुनना है तो कितना तरीका ऑब्वियस 3 होगा, या तो 1 चुनिएगा, या तो 2 चुनिएगा, या तो 3 चुनिएगा। अगर इन 3 डिजिट में से 2 डिजिट को चुनना हो तो आप बोलेंगे सर 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे और 2 3 लेंगे। मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जब आप 2 डिजिट चुन रहे हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि 1 ना चुना जाए। इसका मतलब है जितना भी हम लोग टर्म्स को चुनेंगे n डिफरेंट थिंग्स में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ को, तो ऐसा हो सकता है कि वह किसी समय चुना जाएगा या चुना नहीं जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर डिजिट के चुना जाने का 2 वेज होगा, या तो हाँ या तो ना। तो अगर बोर्ड पर देखें स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब है कि अगर हम लोग n डिफरेंट थिंग्स में से उसको चुनना है तो 10 द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट थिंग 2 हो जाएगा, उसी ढंग से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड थिंग भी 2 हो जाएगा, और इसी ढंग से प्रोसीड करते जाएंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनथ थिंग्स भी 2 हो जाएगा। अब सब चीज़ 2 है तो मल्टीप्लिकेशन रूल से जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टर्म्स, यानी 2 पावर n टर्म्स। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट एंड टर्न क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोई चीज़ों के चुना जाने का या नहीं चुना जाने का, दोनों को मिला के 2 है। तो ऐसा हो सकता है कि इस टोटल नंबर ऑफ वेज में सब का सब नहीं चुना जाने वाला हो, लेकिन वो तो सिलेक्शन नहीं कहा जाए क्योंकि आपको पूछा गया कम से कम एक या एक से ज़्यादा चीज़, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1, और इसी चीज़ को बोर्ड पर भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग्स फ्रॉम p आइडेंटिकल थिंग्स, यानी एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को चुनना है लेकिन p आइडेंटिकल थिंग्स में से। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर n डिफरेंट थिंग्स था तो पॉसिबिलिटी अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर p आइडेंटिकल थिंग्स है तो अगर आप 1 चीज़ों को चुनना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही वेज होगा, उसी ढंग से 2 चीज़ों को चुनना चाहेंगे तो एक ही वेज होगा, इस ढंग से जितना भी चीज़ों को चुनना चाहेंगे उसका एक ही वेज होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर देखें तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम n आइडेंटिकल थिंग्स इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n लेस एन इक्वल्स टू n। Hence the number of ways of selecting 1 things out of p identical things 1, number of ways of selecting 2 things out of the p identical things is 1, और इसी ढंग से हम लोग प्रोसीड करते जाए तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग p थिंग्स आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स इज 1, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो उसका सम होगा, यानी 1 + 1 + 1 अप टू p टर्म्स, यानी इक्वल्स टू p। इसका मतलब है कि अगर 1 या मोर देन 1 चीज़ों को चुनना है p आइडेंटिकल थिंग्स में से तो उसका तरीका p ही होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से आपको एक एग्जांपल को तो समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आइडेंटिकल थिंग्स है 1 1 1, 3 चीज़ है लेकिन तीनों आइडेंटिकल है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ का चुनाव करेंगे तो वहाँ पर जब 1 2 3 था तो आप चुनते थे 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 1 1 1 लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 1 होगा। फिर यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ों का चुनाव करते थे तो होता था 1 2 1 3 2 3। अगर यहाँ पर बात करें तो 1 1 फिर 1 1 1 1, यानी ये काउंट नहीं होगा, फिर ये एक ही तरीका होगा।
तो इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर p आइडेंटिकल थिंग्स हो तो एक चीज़ को भी चुनेंगे तो एक ही तरीका होगा, दो चीज़ को चुनेंगे तो भी दो तरीका होगा, इसी ढंग से p चीज़ को भी चुनेंगे तो एक ही तरीका होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर देन वन थिंग्स इज, यानी p थिंग्स में, p आइडेंटिकल थिंग्स में लेंगे तो वो p। नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक में कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स फ्रॉम द p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन टाइप, q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ अनदर टाइप, r आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ थर्ड टाइप एंड डिफरेंट थिंग्स। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको पहले मैं समझाता हूँ। इसमें कहा गया कि p आइडेंटिकल थिंग्स है उसमें से एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को चुनना है, q आइडेंटिकल थिंग्स में से भी वही करना है और r में से, और बाकी जो n है वो डिफरेंट थिंग्स है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि p आइडेंटिकल थिंग्स में से अगर वन या एक से वन से ज़्यादा चीज़ों को चुनेंगे तो उसका p वेज होगा। अगर इसी में हम लोग कंडीशन लगा दें कि p आइडेंटिकल थिंग्स में से जीरो चीज़ों को चुने तो वो एक वेज होगा। यानी टोटल अगर जीरो को भी जोड़ दें तो p आइडेंटिकल थिंग में से जीरो या जीरो से ज़्यादा चीज़ों को चुनने का जो तरीका हो जाएगा वो p+1 वेज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर q में भी अप्लाई करें तो q चीज आइडेंटिकल थिंग्स में से जीरो या जीरो से ज़्यादा चुनने का जो तरीका है वो हो जाएगा q+1, और इसी ढंग से r आइडेंटिकल थिंग्स में से जीरो या जीरो से ज़्यादा चीज़ों को चुनने का तरीका हो जाएगा r+1। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि n डिफरेंट थिंग्स में से वन या मोर देन वन चीज़ों को चुनने का तरीका क्या पढ़ा था, 2n। तो यानी यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 2n। इसका मतलब अगर सारा चीज़ को एक साथ परफॉर्म करें तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान होगा इसमें भी जीरो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि चारों का चारों जीरो वेज चुना जा सके, तो ये तो एक ही बार होगा। इसका मतलब है जो डिजायरेबल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा इतना -1। इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर लिखा गया है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन we have found that the total number of ways of selecting one or more things from the p identical thing is p, and since the number of ways of selecting zero things out of the p things is 1, therefore total number of selecting zero or more things from out of p identical things is p+1। उसी ढंग से r का r+1 और q का q+1, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो मोर थिंग्स आउट ऑफ द गिवन थिंग्स वो हो जाएगा p+1 मल्टीप्लाई बाई q+1 r+1 मल्टीप्लाई 2+1, और जीरो थिंग्स को चुनने का तरीका है 1 × 1 × 1 1 वेज, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा ये। इस ढंग से ये टॉपिक समाप्त हो गया। अभी तक जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था वास्तविकता वो थ्योरी नहीं, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ही हिस्सा है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि जो पढ़ा गया उसको अप्लाई करना सीखें, और एक्चुअली में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन वो प्रॉब्लम ना होकर के एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन ही होता है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। अगर पहले क्वेश्चन को देखें बच्चों तो पहला क्वेश्चन है इफ 14c4r = 14cr+6 फाइंड r। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि NCx = NCy होगा तो x = y और x + y = n होगा। तो हम लोगों ने वही किया है, जो दिया हुआ कंटेंट उसको लिखा है, तो ये बेस बराबर होगा और इन दोनों बेस का जो सम है वो टॉप के बराबर होगा, तो ये 14 हो गया। तो यहाँ पर जो सॉल्व किया r = 2 है और बराबर 8/5 है। अब चूंकि r बच्चों नंबर ऑफ वेज है जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, तो फ्रैक्शन तो होगा नहीं, इसलिए r का वैल्यू 8/5 नहीं होगा, r का वैल्यू 2 होगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन को देखें, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर डिविजिबल बाय फैक्टोरियल r। इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वह डिजिट जो इंटीजर का है वो n से चालू होता है, यानी इफ पॉसिबल लेट द नंबर इंटीजर स्टार्ट्स विथ n। तो वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो n n+1 n+2 इस ढंग से r टर्म तक जाएगा। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना कि मैंने इसे कैसे लिखा है। फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं जुड़ता है, यानी सेकेंड टर्म में एक जुड़ता है, तो आप देखिएगा सेकेंड टर्म यानी 2 में से 1 घटाए तो 1 बचेगा, जोड़ दीजिए। थर्ड टर्म में से 3 है, 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2, अब जोड़ दीजिए। इसका मतलब है अगर rth टर्म चलेंगे तो r में से एक कम कितना हुआ r-1, फिर जोड़ देंगे। इस ढंग से हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते, इससे पहले वाला हो जाएगा n + r-2। अब है क्वेश्चन की प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर को फैक्टोरियल r से डिवाइड करना है। तो बच्चों यहाँ देखो जो हम लोगों ने एक्वायर किया था वो लिख दिया, डिवाइडेड r किया। अब इसको दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 × 3 करके n-1 तक देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऊपर में क्या देखते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन बन गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टोरियल नोटेशन में पिछले वीडियो में कि अगर कोई इंटीजर घटते हुए क्रम में 1 तक जाए और सबको मल्टीप्लाई करे तो वो फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर इस साइड से देखोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कहाँ से स्टार्टिंग है, n प्लस r माइनस 1 से 1 तक गया है, तो वो नोटेशन में हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस r माइनस 1 तक। फिर यहाँ पर देखो जो हम लोगों ने डिवाइड किया है ये भी n माइनस 1 से चालू होकर 1 तक पहुँचता तो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल r का r लिखा गया। फिर हम लोग क्या किए हैं, इसके ब्रैकेट खोलें तो n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको रीअरेंज कर दिया। देखो यहाँ पर इसमें से अगर r घटा ले तो n माइनस 1 होगा ना, तो n माइनस 1 की जगह पर मैंने लिख दिया n प्लस r माइनस 1 माइनस r। इसकी वजह से क्या हुआ, ये फॉर्मूला में बैठ गया कॉम्बिनेशन का कि ऊपर वाला का फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ के आए हैं कि कॉम्बिनेशन का जब भी सेटअप करेंगे तो उसका वैल्यू कोई इंटीजर ही होगा, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को डिवाइड करने से एक इंटीजर आया, मतलब पूरा डिवाइड लग गया तभी तो इंटीजर आएगा। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो डिविजिबल बाय आर होगा। चलो इसी ढंग का एक क्वेश्चन और देख, अगर थर्ड क्वेश्चन को बोर्ड पर देखें तो काफ़ी लंबा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ए मैन हैज़ 8 चिल्ड्रेन टू टेक देम टू ए जू, ही टेक्स 3 ऑफ देम एट ए टाइम टू द जू एज ऑफन एज ही कैन without taking the same 3 children together more than once. How many times will he have to go to the zoo or how many times a particular child will go? क्वेश्चन लंबा होने के बावजूद बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल से बोला कि 8 चिल्ड्रन में से 3 चीज़ों को लेके जाना है, 3 बच्चों को। ऑब्वियस है, ये सिलेक्शन केस है, हम लोग चुन लेंगे 8 में से 3 चीज़ों का चुनाव। और हम लोग पढ़े हुए हैं कितनी बार भी चुनाव होगा वो सब यूनिक होगा। इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा वो 8 डिफरेंट चिल्ड्रेन में से 3 चिल्ड्रेन का चुनाव हो जाएगा, जो रिजल्ट ये आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल घटेगा तो 8 में 3 घटेगा तो 8 7 6 फैक्टोरियल 5 3 इंटू 2, यहाँ फैक्टोरियल 5 काट देते हैं 6 56 टाइम्स। क्योंकि जितनी बार भी हम लोग सिलेक्शन करें वो यूनिक होगा। और ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक सेट है यानी 3 बच्चा जो बार बार लेके नहीं जा सकते, यानी एक ही तरह के बच्चे को नहीं लेके जा सकते, यानी सिंपल सिलेक्शन केस है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइम्स ए पार्टिकुलर चाइल्ड विल गो, कि कोई एक पार्टिकुलर बच्चा कितनी टाइम जाता है। तो आप एक काम करो, सिंपल सा कंडीशनल जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का थ्योरी पढ़ा था उसको लगा दो कि एक बच्चा को आप रख लो कि वो चुना जा चुका है। तो इसका मतलब एक बच्चा 8 बच्चों में से चुना जा चुका तो वो एक ही तरीका से होगा। उसके बाद बचा हुआ बच्चा कितना है, 7 है, उसमें से कितने बच्चे को चुनना है, 2, क्योंकि 3 ही बच्चे को एक साथ ले जाना है। यानी जो वेज हो जाएगा वैसा हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 2 इंटू फैक्टोरियल 5 काट दो, यानी 21 टाइम्स कोई एक पार्टिकुलर बच्चा जाएगा। यहाँ पर हर एक तरह के बच्चे का नहीं पूछा है, पूछा है एक पार्टिकुलर चाइल्ड। अगर हर बच्चे के लिए करें तो हर बच्चा 21 टाइम्स चला जाएगा अगर देखा जाए तो। इसीलिए कोई पार्टिकुलर बच्चा इस 56 में से 21 टाइम्स तक जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फोर्थ क्वेश्चन को देखें बच्चों तो फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पर है सो दैट ए पॉलीगन ऑफ m साइड हैज़ m मल्टीप्लाइड बाय m-3/2 डायगोनल्स। इसमें छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है बच्चों। हम लोगों ने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था कि वैसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स हो। तो पहले फिगर में देखते हैं, अगर ट्राइंगल हो 3 साइड का तो वर्टिसेस कितना होता है, 3 होता है। अगर पॉलीगन 4 साइड का हो जिसको क्वाड्रेटर बोलते हैं तो 4 साइड होगा तो वर्टिसेस भी 4 होगा। इसका मतलब है अगर कोई पॉलीगन लेंगे m साइड का तो वर्टिसेस m होगा। अब उसमें ध्यान दो बच्चों, किसी भी 2 पॉइंट को अगर आप मिलाते हो तो वो साइड होगा। जैसे इस केस में देखो, इन दोनों पॉइंट को मिलाए तो ये साइड हुआ, इन दोनों पॉइंट को मिलाए तो वो डायगोनल हुआ, इन दोनों पॉइंट को मिलाए तो वो साइड होगा, फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाए तो डायगोनल होगा। इसका मतलब है किसी भी 2 पॉइंट को आप मिलाओगे या तो वो साइड होगा या तो वो डायगोनल होगा, यही ट्रिक है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है उसमें 2 पॉइंट का चुनाव कर लेंगे। तो जो 2 पॉइंट का चुनाव करेंगे तो वो 2 पॉइंट मिल करके लाइन या डायगोनल बनाएगा। उसमें से हम लोग देखते हैं कि जितना साइड है उसको अगर घटा दें तो डायगोनल बच जाएगा। तो ठीक उसी काम को मैंने किया है कि वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है किसी पॉलीगन में, उसको मिलाते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा सिंगल लाइन।
और वो सिंगल लाइन या तो साइड होगा या तो डायगोनल होगा। ये बात समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि m साइड है पॉलीगन का तो m वर्टिसेस होगा जो अभी मैंने बताया। अब उस m वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस को चुन लो, तो इसका मतलब है एट फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ m पॉइंट्स, यानी m वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस चुना हो जाएगा MC2 वेज। इसको सिंपल थ्योरी लगा देंगे, फैक्टोरियल m फैक्टोरियल 2 दोनों का डिफरेंसेस और कटा के जो रिजल्ट आएगा वो होगा m इंटू m माइनस 1/2। ये आपके पास आ गया, लेकिन ये रिजल्ट नहीं है, आपको डायगोनल्स नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि उसमें साइड भी इंक्लूडेड है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जितना वर्टिसेज होता है उतना ही साइड होता है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, जो टोटल पॉसिबिलिटी हम लोगों ने निकाला है 2 पॉइंट का, वो माइनस कितना पॉलीगन में साइड है, m साइड है, घटा लिया तो घट के m माइनस 3/2 आ गया। इसका मतलब वो रिजल्ट आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन में आसानी से बना लोगे। अब बोलोगे सर ट्राइंगल में कैसे होगा, तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेज है बच्चों, तो 3 वर्टिसेज में से आपको 3 का चुनाव करना है, ठीक है, सॉरी 2 का चुनाव करना है। तो जो रिजल्ट आएगा तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 1 यानी 3 आएगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट भी करना साइड को। तो 1 2 3 साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट 0, तो यानी 0 डायगोनल्स होगा। देखो ट्राइंगल में डायगोनल 0 होता है। इस ढंग से इस क्वेश्चन में ध्यान रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड पे 5th क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो 5th क्वेश्चन है आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी इन इच कमिटी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग कुछ रो कॉलम बना लेते हैं जेंटलमैन लेडी कमिटी का। तो जेंटलमैन का संख्या 6 दिया हुआ है, लेडी का संख्या 4 दिया हुआ है। कमिटी बनाना जिसमें 5 ही मेंबर हो और 1 लेडीज कंपल्सरी है। ये 2 तरीका से बन सकता है। चलिए हम लोग पहले तरीका के बारे में बात करते हैं। तो 5 का बनाना, इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं 1 लेडी का चुनाव करें और 4 जेंटलमैन का चुनाव करें। दूसरा हो सकता है कि 2 लेडी का चुनाव करें और 3 जेंटलमैन का चुनाव करें। फिर 3 लेडी और 2 जेंटलमैन, 4 लेडी और 1 जेंटलमैन, उसके बाद 4 लेडी ही है, तो यही पॉसिबिलिटी होगा। अब है कि आपको सिंपल थ्योरी का इस्तेमाल करना है। जब ये आपने कर लिया तो 6 जेंटलमैन से 4 का चुनाव करना है तो 6C4, और 4 में से 1 लेडी का चुनाव करना है तो वो हो जाएगा 4C1, और दोनों का पॉसिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसी ढंग से ये हो जाएगा 6 में से आपको 3 चीज़ों का चुनाव करना है, जबकि यहाँ 4 लेडी में से 2 का चुनाव करना है। उसके बाद 6 में से 2 जेंटलमैन का चुनाव करना है और यहाँ 4 में से 3 लेडी का। उसके बाद 6 में से 1 जेंटलमैन का और 4 लेडी में से 4 का। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है। अगर आप रूल लगाओगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 60। उसके बाद 3 6 5 4 और 3 2 तो 20 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 3 और 2 तो 6 हो जाएगा 120। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5 और 2 फिर 15 हो जाएगा ये, और उसके बाद इधर 4 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। इसको करोगे तो 5 ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 6। इन सब को टोटल को ऐड कर लो तो 6 8 14 का 4 246, यानी टोटल वेज 246 होगा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, आप क्या करो 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज मिला के कितने मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए। 10 मेंबर में से अगर कोई आपके पास कंडीशन ना हो और 5 व्यक्ति को चुनना हो एक कमेटी फॉर्म करने के, तो आप क्या करोगे 10C5 वेज। लेकिन आपको कंडीशन बोला कि कम से कम 1 लेडी होना चाहिए, तो आप क्या करो सोचो कि वैसा सिलेक्शन जिसमें कोई लेडी नहीं हो। तो कोई लेडी नहीं होगा तो 5 का चुनाव इस जेंटलमैन में से करना होगा। वो कितने तरीका से होगा 6C5 वेज। अगर उसको घटा ले तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। या फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान समझो। दूसरे केस में क्या करना है, यहाँ पर जो है कांस्टेंट लगा हुआ है कि 1 लेडी जरूर होना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि जब कोई कांस्टेंट नहीं हो तो टोटल 10 मेंबर में से 5 मेंबर का चुनाव हम लोग 10C5 वेज में कर सकते हैं।
अगर उसमें से वैसे चुनाव को हटा दे जिसमें कोई भी लेडी इंक्लूड नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ होगा उसमें एक या एक से ज़्यादा लेडी होगी। तो 6 जेंटलमैन में से 5 जेंटलमैन का चुनाव करेंगे तो उसमें कोई भी लेडी नहीं होगी तो उसी को घटा देंगे। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इस ढंग से एक क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर 6 क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर देखें तो 6 क्वेश्चन है, देयर आर 4 ऑरेंजेस 5 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज इन ए फ्रूट बास्केट, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन मेक ए सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम अमंग द फ्रूट्स इन द बास्केट। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने फ्रूट्स का सिलेक्शन करना है, कौन सा छोड़ना, कौन सा लेना, यानी आपको फ्री छोड़ दिए, आप 0 सिलेक्शन करें या मोर देन 1 चीज़ों को चुनें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन चला गया उस थ्योरी पर जहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि पी आइडेंटिकल थिंग्स में से 0 और मोर देन 1 आर्टिकल को चुनने का तरीका जो था वो p+1 वेज था। तो उसी थ्योरी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑरेंजेस फ्रॉम 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, क्योंकि ये भी नहीं दिया हुआ कि ऑरेंजेस डिफरेंट है तो एलाइक ही होता है अमूमन ऑरेंजेस। तो 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस में जो तरीका हो जाएगा 4+1 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग नंबर ऑफ सिलेक्शन करें 0 या मोर एप्पल्स का 5 आइडेंटिकल एप्पल्स में से तो 5+1 6 वेज हो जाएगा, मैंगोज का 6+1 7 वेज हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन व्हेन ईच फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो हो जाएगा 5 × 6 × 7 यानी 210 टाइम्स। लेकिन इसमें से एक सिलेक्शन ऐसा है जिसमें तीनों फ्रूट्स 0 0 0 टाइम सेलेक्ट हुआ, तो वैसे सिलेक्शन को काउंट तो नहीं करेंगे। तो जो डिजायरेबल रिजल्ट होगा सिलेक्शन का वो हो जाएगा 210 - 1 यानी 209। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो अगर थोड़ा सा टर्न हो, यहाँ पर सिमिलर नहीं देके डिफरेंट हो तो हम लोग का दूसरा थ्योरी काम करेगा। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर n डिफरेंट थिंग्स में से 0 या मोर देन 1 चीज़ों को चुनना हो तो उसका तरीका होता था 2n। तो इसका मतलब है यही क्वेश्चन में अगर डिफरेंट आ जाए, लिख दे ये डिफरेंट है ऑरेंजेस, एप्पल और मैंगोज, तो जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 2⁵ मल्टीप्लाइड बाई 2⁻6 -1, क्योंकि वो 0 का। यानी ये क्वेश्चन को जब भी आप बनाओगे तो ये ध्यान से देख लेना कि मेंशन है कि नहीं। अगर मेंशन नहीं है तो कॉमन लॉजिक लगाना कि ऑल फ्रूट्स आर सिमिलर इन नेचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों बोर्ड पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 144। इस क्वेश्चन में हम लोग छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 144 का, जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फिर उसको हम लोग लिख देंगे। तो 144 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। और 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले वह दिए हुए नंबर यानी 144 को डिवाइड कर देगा, यानी उसका डिवाइजर होगा। यानी एक 2 ले लेंगे या 2 × 3 ले लेंगे। तो हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं सिलेक्शन का। यानी क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 2 में से 0 और 2 का चुनाव। तो 4 हम लोग अब आइडेंटिकल थिंग्स का पढ़े हैं कि p आइडेंटिकल थिंग्स में 0 या उससे ज़्यादा का चुनाव होगा p+1 वेज में। तो इसी 4 2s में से 0 2 या मोर देन 0 2s का जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा 4+1 5 वेज। तो वही लिखा हुआ है एवरी सिलेक्शन फ्रॉम इतना गिव्स द डिवाइजर। क्लियरली 0 और मोर 2s कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द 4 2 4+1 5 वेज। उसी ढंग से 2 2 है उसमें से 0 3 या मोर देन 0 3 का जो चुनाव हो जाएगा 2+1 3 वेज हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 5 × 3। लेकिन इसमें से एक सिलेक्शन ऐसा होगा जिसमें 0s 2 और 0s 3 आएगा, यानी कोई नंबर सेलेक्ट हुआ ही नहीं, तो उसको डिवाइजर की संख्या में से घटाना होगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 15। क्लियरली 1 वेज कंसिस्ट ऑफ 0 2 और 0 3, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा 15 - 1 = 14। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 भी डिवाइजर होता है 144 का, लेकिन इस सिलेक्शन के दौरान वो आया ही नहीं है। तो 1 और 144 को जोड़ने के बाद जो टोटल डिवाइजर हो जाएगा 14 + 1 15, ये जो 14 था। अब लोगों सर 144 क्यों नहीं जोड़ा? जब 144 भी डिवाइजर होता तो देखो वो इंक्लूडेड है बच्चों। जब सारा का सारा 2 या 3 हम लोग साथ में ले लेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 144, यानी कि इस सिलेक्शन में 144 आ चुका, सिर्फ 1 ही मिसिंग था। तो आगे से हम क्या देखते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक 0 वाला तो घटेगा ही और 1 जुड़ेगा ही। इसका मतलब है सिंपली अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो जो जितना फैक्टर होगा
उसका 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके भी 1 बढ़ा करके, यानी सिंपल सा बात है, जितना फैक्टर है उसका एक संख्या बढ़ा कर मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा और आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो 8 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 12 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 3 पर्सन्स, ऑल्सो फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 12 थिंग्स बी डिवाइडेड इन 3 सेट ईच हैविंग 4 थिंग्स। 2 क्वेश्चन अलग अलग है, एक जैसा मिलता जुलता है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 डिफरेंट थिंग्स है, उसको 3 व्यक्ति में बांटना है, तो ऑब्वियस है हर व्यक्ति को 4-4-4 मिलेगा, क्योंकि बोला गया सबको एक बराबर मिलना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि 3 व्यक्ति, ये व्यक्ति आया तो उसको पहले 12 में से 4 चीज़ मिल जाएगा, तो वो कितने तरीका से 4 चीज़ का सिलेक्शन होगा, तो 12C4 वेज में। जब इसको मिल गया तो 4 तो चला गया, बचा 8 थिंग्स, तो उस 8 चीज़ों में से 4 चीज़ जो सेकेंड आदमी को मिलेगा उसका सिलेक्शन होगा 8C4 वेज। अब फिर बच जाएगा 4 थिंग्स, उस 4 थिंग्स में से तीसरे को 4C4 वेज में मिलेगा। इस ढंग से टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का 3 व्यक्ति के बीच में, वो हो जाएगा 12C4 मल्टीप्लाई बाई 8C4 मल्टीप्लाई बाई 8C4। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में सेम चीज़ बोला है कि 12 डिफरेंट थिंग्स को 3 सेट्स में बांटना है, 3 पर्सन नहीं है, 3 सेट्स में, और इक्वली होना चाहिए। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना ही है, वहाँ पर पर्सन्स डिफरेंट होगा, एक बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ 3 सेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए 3 सेट में 4 मेंबर है तो वो एक जैसा हो जाएगा, यानी कोई भी सेट में किसी भी तरह का संख्या जो है डिफरेंट थिंग्स जा सकता है, यानी वो आइडेंटिकल थिंग में काउंट हो जाएगा। और हम लोगों ने परमुटेशन में पढ़ा था कि अगर आइडेंटिकल थिंग्स का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो जो टोटल अरेंजमेंट है डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ आइडेंटिकल थिंग से। तो ठीक, चूँकि रिपीटेशंस अलाउड नहीं होता है सिलेक्शन में, तो इसी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है डिवाइड कर दिए फैक्टोरियल 3 वे में। फैक्टोरियल 3 वह वेज है जिसमें ये 3 सेट आपस में अरेंज हो सकता है, क्योंकि अरेंज जैसे हम लोग इस वीडियो के शुरू में पढ़े थे, अगर ABC 3 हो, सिलेक्शन करें तो ABC का सिलेक्शन 1 होगा, लेकिन उसका अरेंजमेंट 6 होगा। तो ठीक इसी ढंग से 3 सेट का जो अरेंजमेंट है वो 6 वेज होगा, जो कि इसमें काउंट अप हो जाएगा। तो इसीलिए इस पूरे सिलेक्शन को हम लोग फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं। इस ढंग से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो मिक्स्ड क्वेश्चन होता है उसको लाने के लिए। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो के दौरान या इससे प्रीवियस वीडियो के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम या थ्योरी में किसी समस्या आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप किसी चैप्टर को पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के विषय में बताएं, ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।